हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर हम अभी लेटेस्ट ही 5 साल के जो भी पेपर थे बीएड के 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, इन 5 साल के बीएड के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 5 साल में और जो भी पेपर आए थे उन सब का हमने 5 साल के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन अपने चैनल पर वीडियो बनाकर डाल रखा है। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ पे जाकर उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो को वहाँ से देख के और फिर 5 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इससे आपके जो परसों एग्ज़ाम होने वाला है बीएड का उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हम प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1-2 प्रैक्टिस सेट भी आपको कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा होगा, फटाफट हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट भी एक तरह से आपका तैयारी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो जल्दी से क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सेट का पहला पेपर है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान या जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर होता है प्लस हिंदी होता है फर्स्ट पेपर में, 9 से 12 वाले पेपर में। ठीक, उसी को हम करा रहे हैं सामान्य ज्ञान। थोड़ा सा इसको हम और जूम कर दें ताकि आपको सही से विजिबल हो पाए। ठीक, विजिबिलिटी अच्छी हो आपके लिए। खंड आ सामान्य ज्ञान पहला पेपर आपका 9 से 12 यही होगा। ठीक, इसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी, ठीक है, 2 टॉपिक रहेगा। 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 50 क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, तो पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर 100 नंबर का, जिसमें तार्किक क्षमता नहीं रीजनिंग और अपना सब्जेक्ट आपका कला वर्ग साइंस या कॉमर्स जो भी। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी थोड़ा देखना होगा क्योंकि समय कम है। पहला क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड से, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, खेल, साहित्य, संगीत, औषधि। तो इसमें डाल दीजिए संगीत, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले का सी ऑप्शन। चलिए और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है, फटाफट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला स्टेटमेंट कह रहा है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक, एक ये स्टेटमेंट है। दूसरा है 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा और न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। अच्छा, और तीसरा देख लीजिए, ए बी और सी देख लीजिए फट से। सी कह रहा है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। और डी कह रहा है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों लखनऊ में कार्य स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, तो आपको बताना है इन चारों में आपको क्या बताना है। हाँ, इन दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आप बताइए, ए बी सी डी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका, 1947 के बाद से बोर्ड का न्यायिक विंग और 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका लगा लीजिए। ठीक, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये ऑप्शन सही है इसका। चलिए और दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश। तो यूनाइटेड किंगडम के पास नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये सब क्वेश्चन पिछले 5 साल में या 6 साल में बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम जो हुए हैं उन्हीं से पिक किए हुए क्वेश्चन का बनाया जाता है मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। ठीक, प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम का संविधान लिखा तो हुआ नहीं है। ठीक है, लिखित में नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथे पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। चौथा क्या कह रहा है, निम्नलिखित जीवों में से, अब ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आँखें होती हैं। यौगिक यानी कंपाउंड आँखें होती है। ठीक है, ड्रैगन मक्खी की, कबूतर की, मेंढक की या टूना मछली की। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन है ड्रैगन मक्खी की, ड्रैगन मक्खी की आंखें जो होती है कंपाउंड होती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए फटाक से ये ऑप्शन सही है इसका। तो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट देख लीजिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी कह रहा है झेलम रावी, ऑप्शन सी कह रहा है ब्यास तथा सिंधु, ऑप्शन डी कह रहा है सतलज तथा सिंधु। तो 5वें क्वेश्चन को बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दिए, सिंधु तथा झेलम नदी पर तक्षशिला विश्वविद्यालय इन 2 नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इसका जैसे ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी विष्णु। तो 6वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इंद्र जो है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता माने गए हैं। ठीक है, इनको पुरंदर भी कहा गया है। ठीक ठीक, चलिए छठे का ए ऑप्शन। 7वें पाते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड्स। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, थोड़ा इसका हम जूम कर दें ताकि आपको सही से दिखे। जूम है भी ऑलरेडी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या भारत में बंजर भूमि की बात कर रहा है। बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बंजर भूमि का हिस्सा मतलब कौन से राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है? ठीक है, ऐसे समझिए, गुजरात में, आंध्रा में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर सबको पता है राजस्थान होगा। ठीक, डी ऑप्शन। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए माउंट कोया, ऑप्शन बी माउंट दीवोलो, ऑप्शन सी माउंट थुइलर, ऑप्शन डी सैडल चोटी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन का सैडल चोटी लगा लीजिए, डी ऑप्शन सबसे सही है। सैडल पर्वत जो है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है और यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैडल चोटी या सैडल पीक जो है राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, वहाँ पे एक उद्यान है उसके द्वारा घिरा हुआ है सैडल चोटी। ठीक, चलिए 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9वें बात है, फटाफट देख लीजिए। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कह रहा है एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। ठीक, तो ऑप्शन है कोशिका विभाजन से, बी है कोशिका प्रजनन से, सी है कोशिका संश्लेषण से और डी है विखंडन से। तो 9 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 10वें पे आते हैं। स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर, ठीक, परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे तो अभी हम ऊपर कर दे रहे हैं। पुणे है, बेंगलुरु है, मुंबई है, दिल्ली है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 10 का लगा लीजिए आप लोग, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर सबको पता है। ठीक, जितने लोग भी दिल्ली गए हैं घूमने वो जानते होंगे कि नई दिल्ली में बना है स्वामीनारायण का अक्षरधाम मंदिर। ये एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ मंदिर है। ठीक, इसके ज्योतिर्धन भगवान स्वामीनारायण की पूर्ण स्मृति में बनवाया गया है। जो दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते 26 दिसंबर 2007 के यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल किया गया। ठीक है, कब? 26 दिसंबर 2007, 26 दिसंबर 2007 में। ठीक, गिनीज बुक रिकॉर्ड में, ठीक, गिनीज बुक में, ठीक, रिकॉर्ड हुआ। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। 11वां पे आता है निम्नलिखित में कौन सा है या कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं या जाता है? ठीक, स्त्रियों की बात हो रही है भाई। ठीक, स्त्रियों की बात हो रही है तो आपको क्या है? 4 ऑप्शन है, अच्छा देखना है इसमें आपको। 4 ऑप्शन क्या है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन 3 है, 3 स्टेटमेंट दिया गया है और 4 विकल्प दिया गया है। इन तीनों मतलब हार्मोन को मिला के 4 विकल्प बनाए गए हैं। बताना है कौन सी स्त्रियों में पाए जाते हैं इसमें। ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 3 यानी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 2 यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी कह रहा है 2 और 3 यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन डी कह रहा है केवल 3 यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। तो चलिए बताइए 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है। ठीक, 11वें का बी ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक, एस्ट्रोजन सबको पता है, प्रोजेस्टेरॉन भी पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन यह मेल में पाया जाता है, ठीक, पुरुष में। चलिए 12वां क्वेश्चन पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का होना आवश्यक है? ऑप्शन है चढ़ाई में, पैराग्लाइडिंग में, राफ्टिंग में या स्कूबिंग डाइविंग में। ठीक, 12वें क्वेश्चन का पास्कल का नियम किस पे लागू होता है? हाँ, स्कूबा डाइविंग यानी डी ऑप्शन में। ठीक, चलिए ऑप्शन 12 का डी हो गया। 13वें पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नमकीन नदी। निम्नलिखित नदियों में किसका नाम, ये संस्कृत का शब्द है लवड़ावरी। ठीक,
लिया गया, जिसका अर्थ होता है नमकीन नदी। तो ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूनी। हाँ, तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? लूनी नदी। हाँ, इसमें मतलब सॉलिनिटी यानी कि लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है, नमकीन होता है। ठीक, लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। नदी का नाम लूनी है, यहाँ पे लवणों की मात्रा यानी नमक की नदी ज़्यादा होने की वजह से इसका पड़ा है, और ये इसको मरुगंगा साबरमती के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी का नाम संस्कृत के लावरावरी यानी नमक की नदी के नाम से लिया गया है। ठीक, अत्यधिक लवणता के कारण इसको ये नाम दिया गया है। ठीक, लूनी नदी। 13वें का डी ऑप्शन। फटाफट अब देखिए 14वां फटाफट क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि अब तो एकदम टाइम नहीं है, आज ही भर का टाइम है। निम्न में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? लॉन्च वाहन मिशन यानी कौन सैटेलाइट के जरिए इसको भेजा गया था, वो जो रॉकेट। ठीक, तो 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। GSLV MK3, PSLV C11, GSLV F11 या PSLV C45। हाँ, किसके लिए? चंद्रयान 2 की बात हो रही है। तो 14 क्वेश्चन का फटाफट लगा लीजिए अब। GSLV MK3 के द्वारा ही चंद्रयान 2 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, GSLV MK3। चलिए 15वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? कह रहा है कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पे है? कपास की प्रौद्योगिकी, कपास टेक्नोलॉजी पे है, इस पर रिसर्च करने के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है? मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर। बताइए 15वें का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 15वें का सही आंसर मुंबई में है। ठीक है, कपास पे रिसर्च करने के लिए। ठीक है, चलिए अब 15वां क्वेश्चन ए ऑप्शन सही है, मुंबई। अब फटाफट 16वें पे आ जाते हैं फ्रेंड। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनें। ऑप्शन ए कह रहा है, एक स्टेटमेंट है, कह रहा है चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी का मुख्य रूप से दक्षिण भारत पर शासन किया 13वीं शताब्दी में। और दूसरा कह रहा है चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। ठीक, 2 स्टेटमेंट हो गए और उसके बाद विकल्प बता रहा है आपको। विकल्प 4 आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ये एक सही है और 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए स्टेटमेंट एक सही है और 2 गलत है। सी कह रहा है एक गलत है 2 सही है। चौथा कह रहा है एक गलत है और 2 मतलब एक गलत है और 2 गलत यानी दोनों गलत है। ठीक है, तो बताइए 16वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? फटाफट 16वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, एक सही है और 2 गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट एक है, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया, ये सही है। और दूसरा, चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ। समृद्ध गंगा नदी घाटी में जो उत्पन्न होने वाला राजधानी दक्षिण का है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, चलिए फटाफट अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17वां क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लेते हैं 17वां क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 17वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है यही करेक्ट होगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक, 17वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन। प्रधानमंत्री संसदीय आम चुनाव में जब चुनकर आते हैं तो उनको वहाँ के सांसद जो होते हैं, मतलब जिस पार्टी के ज़्यादा सांसद होते हैं वो अपना संसदीय दल का नेता चुनते हैं, और इसी जब संसदीय दल का नेता चुन लिया जाता है उसी संसदीय दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है, नियुक्त करता है। ठीक, बहुमतधारी दल होता है उसी के जो लीडर होता है उसी को दिलाता है राष्ट्रपति शपथ। तो इस टाइम बीजेपी के कौन है? बहुमतधारी दल बीजेपी है केंद्र में, और उसके मोदी जी हैं क्या? बहुमतधारी दल के नेता, संसदीय दल के नेता। ठीक, तो इसलिए प्रधानमंत्री पर उन्हीं को नियुक्त किया गया। ठीक, 17वें के ऑप्शन हो गया। फटाफट अब 18वें पे आते हैं। 18वां देख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं? ठीक है, 18वें क्वेश्चन का सही आंसर बता दें आप लोग। डी विकल्प है, 9 होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में NHRC में कितने सदस्य? 9 सदस्य होते हैं, डी ऑप्शन। ठीक, चलिए 19वें पे आते हैं। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? सेंटीग्रेड का माप जो है इसका स्केल का आविष्कारक कौन है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एंडर्स सेल्सियस, डैनियल गैब्रियल या फ़ारेनहाइट, जिसे डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट भी कहते हैं,
विलियम थॉमसन कहते हैं या राइट ब्रदर्स। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अब बताना है आपको सेंटीग्रेड जो माप है इसका आविष्कारक कौन है, स्केल। ठीक, तो 19 क्वेश्चन का ए ऑप्शन एंडर सेल्सियस, इन्हीं के नाम से, ठीक, सेंटीग्रेड सेल्सियस में नापा जाता है। ठीक, एंडर सेल्सियस, ए ऑप्शन 19 का ए। चलिए 20th पे आते हैं फ्रेंड, ज़्यादा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान करना है, मैचिंग कराना है। ट्रॉफी है इधर, इधर खेल है। ईरानी ट्रॉफी किस में दिया जाता है, ये पहला इधर दिया है, और खेल में फुटबॉल दिया है, लिखा है। दूसरे कॉलम में संतोष ट्रॉफी है, उसके आगे क्रिकेट लिखा है। तीसरा है अनजान शाह कप, उसके आगे हॉकी लिखा है। अब आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, 4 ऑप्शन देख लीजिए। ये ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए होगा। हैं, चलिए आप पहले मैच करा लीजिए, जो हो जाएगी बाद में दिक्कत। ईरानी ट्रॉफी है, जो घरेलू ट्रॉफी है, ईरानी कप के नाम से पहले जानी जाती थी। 59 और 60 में दौरान ये इसकी मतलब ये शुरुआत हुई। अल्जान शाह हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट है, तो अल्जान शाह तो हॉकी हो गया, अल्जान शाह हॉकी 1, 3 का सी है। ईरानी ट्रॉफी क्या है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, संतोष ट्रॉफी क्या है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, तो एक का ऑप्शन ए कह रहा है 1 का बी, यानी 1 का बी, 1 का बी ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट हो गया। 2 का सी, 2 का सी हो गया, यानी कि 2 का हॉकी नहीं, ये गलत होगा, ये नहीं होगा। हाँ, और बी कह रहा है 1 का बी, 1 का बी सही है, और 2 का ए, 2 का ए ये फुटबॉल सही है, और 3 का क्या है, अल्जान 1 का बी, 2 का ए और 3 का तो सी है, ये बी सही है। ठीक है, 2 ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन कह रहा है इसमें सही है, तो मैचिंग हो गई, इसका ये है, संतोष ट्रॉफी का ये है, इसका ये है, मैचिंग हो गई, काम ख़त्म। 20वें का बी ऑप्शन लगा लीजिए, अब 2 ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं। 20 कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब हम आते हैं अपने, एक सेकेंड, 19 से 20, यहाँ तक 20 कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन पर। ठीक है, 21वें क्वेश्चन हम आप, हाँ फ्रेंड 21वें क्वेश्चन देख लीजिए। तमिलनाडु कह रहा है कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है। जल्लीकट्टू पूछ रहा है किस त्यौहार का एक हिस्सा है। ठीक है, तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू होता है, त्यौहार मनाया जाता है, किस त्यौहार का एक हिस्सा है। ठीक, तो ओणम का, पोंगल का, नतूनजली का या हम्पी का। तो बताइए 21वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्लीकट्टू पोंगल त्यौहार का हिस्सा है, बी ऑप्शन लगा लीजिए। एक 22वें पे आते हैं। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, चीनी मुद्रा को डॉलर, रुपया, रेनमिनबी या पाउंड। तो पहले युआन कहा जाता था, अब रेनमिनबी कहा जाता है, सी ऑप्शन। ठीक, चीनी मुद्रा को, चीन की करेंसी, जैसे भारत की करेंसी को रुपया कहा जाता है, अमेरिका करेंसी को डॉलर कहा जाता है, ब्रिटेन की करेंसी को पाउंड कहा जाता है, इसी तरह। ठीक, चलिए 22 का सी लगाइए। 23वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, इसके लिए क्षमा करिएगा क्योंकि समय कम है। 23वां कह रहा है कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, कौन सा रसायन। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बी कह रहा है सोडियम नाइट्रेट, सी कह रहा है बेरियम क्लोराइड और डी कह रहा है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो बताइए कौन सा रसायन आतिशबाजी जब होती है, जब पटाखा छूटता है तो हरा रंग के उसमें जल के जो निकलता है, हरे रंग की जो क्या बोलती हैं, प्रकाश निकलता है, उसके लिए कौन सा इसमें से जो है रसायन इसके लिए उत्तरदायी है। तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड। तो 23वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, इसका बेरियम क्लोराइड होगा, इसी की वजह से हरे रंग का प्रकाश निकलता है। ठीक है, 23वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन। चलिए 24 पर आते हैं। 24, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। आर्मेनिया की मुद्रा क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए कह रहा है दाम, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी रुपया। आर्मेनिया की मुद्रा क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 24वें क्वेश्चन को बताइए, आर्मेनिया की मुद्रा क्या कहा जाएगा, इसको दाम कहा जाता है। ठीक है, 24वें का ये ऑप्शन सही है। चलिए अब 25वें पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए 25वां क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। पड़ोसी देश है लेकिन स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है या अफगानिस्तान है। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो इसमें लगा लीजिए म्यांमार स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। ठीक, ये समुद्र से ज़्यादा घिरा है। तो 25वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, अब चलिए 26वें क्वेश्चन चलते हैं। संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, ऑप्शन बी
संदेश सेवा यानी सर्विस सेक्टर, द्वितीयक तृतीयक, द्वितीयक और तृतीयक दोनों में, तो संदेश सेवा ऑब्वियस है कि तृतीयक में आती है, 26वें का सी हो जाएगा, ठीक, सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक, या इकोनॉमिक से क्वेश्चन है। चलिए 26 क्वेश्चन कंप्लीट होगा फ्रेंड्स। 27वें पे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है सबके पास, हमारे पास और आपके पास, दोनों के पास, ठीक। तो 27वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, आयकर डायरेक्ट टैक्स है, संपत्ति कर, कारपोरेट कर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है 27वें क्वेश्चन का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से जितने भी कर दिए गए हैं वो मतलब कि आप प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसमें से कोई भी टैक्स ऐसा नहीं दिया है जो कि प्रत्यक्ष कर ना हो, ठीक, ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं। इनकम टैक्स भी डायरेक्ट ली जाती है, संपत्ति कर भी डायरेक्ट लिया जाता है, कारपोरेट टैक्स भी डायरेक्ट लिया जाता है। हाँ, अगर यहीं पे आप कोई और दे देता है, जैसे कि आपका सेवा कर ये डायरेक्ट कर, प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये इनडायरेक्ट कर, ठीक। जैसे कहीं आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, तो आप उसको पैसा दे रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, तो जो रेलवे है आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, तो वह आपका सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक। तो ये वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। उसमें जो आप टैक्स देते हैं, सर्विस सेवा मिलती है तो उसका आप टैक्स देते हैं, उसमें जीएसटी आता है, तो वो सब अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी हमेशा अप्रत्यक्ष कर होता है। चलिए 27 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप, 27वें का डी ऑप्शन लगाएंगे, 27वें का इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए 28वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है कौन सा, बताइए। मौलिक कर्तव्य, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, मौलिक कर्तव्य है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, तो 28वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका मौलिक अधिकार जो है वही आपका स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, इससे आपको न्याय मिलता है, ठीक। यानी ये मौलिक अधिकार जो है अदालत के द्वारा परिवर्तनीय है, यानी अदालत में आप जाएंगे, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अपील कर सकते हैं, कोर्ट आपको न्याय दिलाएगा, ठीक। और वो 5 तरह की रीट जारी करेगा, चाहे किसी सरकार के ख़िलाफ़ हो और चाहे किसी प्रशासक के ख़िलाफ़ हो, या किसी नीचे की अदालत के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, ठीक। तो 28वें का सी ऑप्शन सही है। चलिए अब 28वें के बाद 29वें पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट 29वां देख लीजिए क्या कह रहा है। 29वां कह रहा है निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 74वां। जिसका सही आंसर लगा लीजिए, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, 1976 में हुआ था। चलिए ये 1976 में हुआ था, 1976। इसी में बहुत सारी प्रस्तावना में भी हैं, क्या बोलते हैं, एकता और अखंडता जोड़ा गया था, हाँ, सामाजिक न्याय हैं, और एक और चीज़ जोड़ा गया था, ठीक। 29 क्वेश्चन का कौन सा हो गया, 29 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि 1976 में लागू किया, जिसमें संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, हाँ, और सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी, हाँ, मूल अधिकारों पर, यानी डीपीएसपी जो है उसमें मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट पर सर्वोच्चता इनके स्थापित की गई थी। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को, यानी कि मौलिक कर्तव्य इसी में जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य, हाँ, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर उनकी सिफारिश पे उनकी एक समिति बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी सदन के पटल पर, उनके सिफारिश के आधार पर 10 तरह के मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़े गए थे, ठीक। और उसको संविधान के भाग 4 का में रखा गया मौलिक अधिकार के बाद, और अनुच्छेद 51 के अनुच्छेद 51 के का में 10 मौलिक कर्तव्य उसमें रखे गए, ठीक। तो उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ, हाँ, और उसके बाद मौलिक कर्तव्य एक नया चीज़ ऐड किया गया, और ऊपर से डीपीएसपी ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई, ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। तो चलिए 28वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया, ठीक।
अब 29वां देख लीजिए फटाफट, अरे सॉरी 29वां हो गया, 29वें का 42वां संशोधन बी ऑप्शन हो गया। अब 30वां देख लीजिए फटाफट, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। 30वां कह रहा है कि भारत ने जीएसटी, 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है, ठीक है, यूके से, कनाडा से, अमेरिका से, जापान से। तो 30वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, भारत ने जीएसटी को कनाडा से दिया है, दोहरे मॉडल को, ठीक। अब 31वें पे आते हैं, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, ये इतिहास का क्वेश्चन आ गया। प्लासी के लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला किस युद्ध में हराया था, प्लासी में, बक्सर में, पानीपत में, हल्दी घाटी में। तो ऑप्शन है पानीपत में, सॉरी प्लासी के युद्ध में, ठीक, 1765, प्लासी के युद्ध 1765 में हुआ था, ठीक। तो 31 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ फ्रेंड। अब जल्दी से हम 32वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि आल्पस जो पर्वत है श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में या अफ्रीका में। तो 32 क्वेश्चन का सही आंसर है आल्पस जो पर्वत है वो यूरोप में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है आल्पस पर्वत कहाँ पे स्थित है, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में। चलिए 33वां क्वेश्चन पे आते हैं, इसका 32वें का ये ऑप्शन सही है, यूरोप में। 33वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 सितंबर को, 21 सितंबर को, 2 सितंबर को या 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 33वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका 33वें क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर को, बी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक, इसका बी ऑप्शन लगाइए। 33वें क्वेश्चन का 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, आपको पता भी है। 33वें का बी ऑप्शन हो गया। चलिए अब हम 34वें में चलते हैं, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन में है। अब 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण या फिर कर का समेकन, ठीक। तो 34वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, भूमि का एकीकरण होता है, चकबंदी का यही कॉन्सेप्ट ही है, ठीक। चलिए अब 35वें पे आते हैं, भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या है, हैं, अब ये बताना है 2000 का नोट जो मोदी जी निकाले हैं उसका आकार क्या है मुद्रा में, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है 55 mm गुणे 160 mm, या बी कह रहा है 60 mm गुणे 166 mm, सी कह रहा है कि 66 mm या 166 mm, हाँ, या डी कह रहा है 66 mm गुणे 160 mm, ठीक है। तो उसी में घुमा फिरा के बताया है आपको। 35वें क्वेश्चन का आंसर लिख लेना फटाफट, इसका 60 mm गुणे 166 mm, यही बी ऑप्शन सही है, ठीक, ठीक, बी ऑप्शन लगाइए 25वें का। चलिए 36वें पे आते हैं, 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहता है, सेरीकल्चर, एवीकल्चर, मोरीकल्चर या विटीकल्चर। तो अंगूर की खेती को ऑप्शन नंबर डी लगाइए, विटीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद 37वें पर आते हैं, 37वां क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट देख लीजिए, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था, ठीक है, भावनगर से डांडी, जूनागढ़ से डांडी, राजकोट से डांडी, अहमदाबाद से डांडी। तो अहमदाबाद जो साबरमती वही एक ही समझिए, वहीं से डांडी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, 37वें का डी ऑप्शन हो गया, ठीक। चलिए 38वें पर आते हैं फ्रेंड, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसके लिए सॉरी, हाँ। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में भी परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है, ठीक है, महावीर हैं 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है, ठीक है, सबसे पहले वाले महावीर हैं, पार्श्वनाथ हैं, ऋषभनाथ हैं या अभिनंदना हैं, ठीक। तो चलिए जैन मान्यता की बात हो रही है, ठीक है। 38 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ऋषभनाथ जो है प्रथम तीर्थंकर हैं, ठीक है। चलिए अब 38 हो गया, 39वें पर आते हैं फटाफट देख लिए। 39वां क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 39वां कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है, डॉन ऑफ द वेदास, ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक। द ओरायन या सी यंग इंडिया, ये तो बापू जी ने लिखा है, इसको छोड़िए। द कॉल टू यंग इंडिया, ये भी नहीं है, ठीक है। तो डॉन ऑफ द वेदास 39 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी डॉन ऑफ द वेदास होगा कि द ओरायन, तो द ओरायन दी बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन लगाइए 39 का। 39 के बाद 40 पे आते हैं, ठीक। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इरीडियम परत की खोज
की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। इरिडियम की परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो 4 ऑप्शन है, हेनरी मोसेली, पियरे क्यूरी, सेंटियागो रेमोन या फिर लुइस अल्वारेज। तो 40वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, लुइस अल्वारेज जो है इन्होंने की थी, ठीक है। और इसी पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला, इरिडियम परत, ठीक। 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन लगाइए डी, ठीक है। लुइस अल्वारेज ने इरिडियम परत की खोज की थी। यह सिद्धांत के क्षुद्र ग्रह एवं धूमकेतु के पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी पर डायनासोर का अंत हो गया था, यह सिद्धांत भी इन्होंने ही भी दिया था, ठीक। 1968 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। लुइस अल्वारेज को 1968 में भौतिकी का, ठीक, भौतिकी का दिया गया था नोबेल, ठीक। चलिए, लुइस अल्वारेज को 40-41 में आते हैं फ्रेंड, फटाफट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? थायमीन है, नियासिन है, पायरिडॉक्सिन है या राइबोफ्लेविन है? बताइए, विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है, मतलब रासायनिक नाम जिसे कहते हैं, ठीक। 41 क्वेश्चन का आप पैराडॉक्सिन लगा दीजिए, ठीक। 41 का सी है, विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। चलिए, 41 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम 42 पे आते हैं फ्रेंड, थोड़ा जल्दी करते हैं, एक सेक्शन तो कंप्लीट हो जाए। 42 पे आते हैं। 42 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड, फटाक से देखिए, शुरू कर लीजिए। किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? ठीक है, तो विल्मिंगटन को बराक ओबामा ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, व्लादिमीर पुतिन ने, स्कॉट मॉरिसन ने। 42 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध के हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन, ठीक। चलिए, 42 के बाद 43 पे आते हैं। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, राजीव गांधी, लालू शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात हो गई। 44वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 44वां कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? ठीक है, 1 बार, 2 बार, 4 बार या 5 बार? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 44वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, 2 बार हुई है नोटबंदी, ठीक, स्वतंत्रता के बाद से, ठीक। 44 का बी ऑप्शन। इसके पहले कब हुई थी? 1978 में, और उसके पहले 1978 में हुई थी, 1978 में हुई थी पहली बार जब हुई थी, और दूसरी बार जब हुई कब? 2016 में मोदी जी द्वारा, ठीक। 1978 में कब हुई थी? इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी द्वारा, ठीक। 1 और 2 हो गया ना। अब चलिए फट से आगे बढ़ते हैं, नोटबंदी वाली बात होगी। 44 और 45 पे आते हैं। 45 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन ए कह रहा है द 3 मस्कीटियर्स, द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो 45वें क्वेश्चन का द 3 मस्कीटियर्स, ठीक है, अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस पुस्तक है, 3 मस्कीटियर्स। इस पर मूवी भी हॉलीवुड की बन चुकी है, ठीक। 45 का ये ऑप्शन हो गया। अब चलिए आप मूवी देखने में जाइएगा। 46 क्वेश्चन देखिए। 46 क्वेश्चन, 42 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन, ठीक, के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर जाता है? ये बहुत ही क्वेश्चन है। प्राइम मेरिडियन जो जहाँ से IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मेजरमेंट होता है, ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश है, ये भारत का है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से होकर गुजरता है? कानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद या हमीरपुर, ठीक। तो आपको एक तो इलाहाबाद लगाना है। इलाहाबाद में नैनी, पहले नैनी था, अब उसको गोपीगंज बढ़ा के इधर कर दिया, ठीक। तो इलाहाबाद के नैनी से। 46 का सी ऑप्शन हो गया। चलिए 47 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर स्टर्लिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया, सिंगापुर येन। तो 47 क्वेश्चन का डॉलर, सिंगापुर का डॉलर जो है वही उसकी मुद्रा है, ठीक है। सिंगापुर का बी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए 47 का बी हो गया। 48 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रवि थापा, सौरभ दुग्गल, सलमान रुश्दी और टाना फ्रेंच, ठीक है। तो 48वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, सौरभ दुग्गल हैं, दुग्गल साहब, ठीक है। और 48 का बी ऑप्शन, ठीक।
चलिए 49वें पे आते हैं। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? हाँ, तो 11 है, 12 है, 13 है या ऑप्शन डी 14 है। ठीक है, तो बताइए कितनी अनुसूचियाँ हैं भारत के संविधान में? 49 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप लोग। 12 अनुसूची हैं और जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, तो 4 अनुसूची संविधान के संशोधन करने के बाद उसमें ऐड किया गया। ठीक है, ठीक, तो मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 हैं। ठीक, चलिए 12 अनुसूची हैं, तो बी ऑप्शन 49 का बी। 50वां क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद में योग का वर्णन। ठीक है, तो 50वें क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान लीजिए, क्योंकि योग के ऊपर आजकल बहुत बहस हो रही है, बहुत चर्चा में है। ठीक है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? ठीक है, तो 50वें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ऋग्वेद में ही योग का वर्णन किया गया है। ठीक, सी ऑप्शन, 50वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन। चलिए वीडियो फ्रेंड, हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको पता ही है, दिख रहा होगा हमें। अगला सेक्शन है, मतलब कि फर्स्ट पेपर 9 से 12 वाले में एक सेक्शन हो गया, खंड आ, जिसमें जीके जीएस, ठीक, करंट अफेयर था। अब खंड बा, दूसरा पेपर ये करना है हमें, भाषा हिंदी का। ठीक है, इसका भी 50 क्वेश्चन होता है, 50 वो 50 ये। ठीक, 100 हो जाएगा पहली मीटिंग का, 100 क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाते जाएँ वो आपके पास पहुँचता जाए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।